सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। आज की वीडियो में 3 टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा हूं। पहला है इंडियन मीडिया में चीन के हस्तक्षेप के प्रयास का। वहीं जो दूसरी खबर है उसमें हम डिस्कस करेंगे मिशन सागर, और जो तीसरी खबर है वह है सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र से। देखेंगे आखिर ये तीनों खबरें क्यों चर्चा का कारण बनी हुई। आइए एक एक करके इन खबरों को विश्लेषित करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडियन मीडिया में चीन के हस्तक्षेप के प्रयास का। अब इसको थोड़ा सा समझने से पहले आप 2 शब्द समझिए, एक होता है एडिटोरियल और दूसरा होता है ऑप एड। इन दोनों शब्दों को जब समझ जाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि पूरा घटनाक्रम है क्या। तो सबसे पहले आइए हम बात करते हैं न्यूज़पेपर जो हम देखते हैं ना, उस न्यूज़पेपर में आपने देखे होंगे अलग अलग पेज अलग अलग टाइटल से आते हैं। जैसे आपने एक पेज देखा होगा देश की प्रमुख खबरें, विदेश की प्रमुख खबरें, अर्थव्यवस्था, स्पोर्ट्स, साहित्य, सिनेमा, अलग अलग करके जो पेज आते हैं। इनका उद्देश्य यह होता है कि जो न्यूज़ हैं उनको क्लासिफाई करना या फिर उनको अलग अलग क्षेत्रों में डाल देना, जिससे आप जिस क्षेत्र की खबरें चाहते हैं आप आसानी से उसको क्या करें, खोज सकें। ठीक इसी तरह से हर न्यूज़पेपर में एक और जो है कि पेज होता है जिसको बोलते हैं एडिटोरियल का पेज। एडिटोरियल का पेज से मतलब उस पेज से होता है जो उस न्यूज़पेपर के एडिटर समूह या संपादक समूह के द्वारा लिखा जाता है। जैसे आप हिंदू का एडिटोरियल पढ़ते हैं, इसका मतलब क्या है, वह जो एडिटोरियल का आप पेज पढ़ रहे हैं उसमें किसने लेख लिखा होगा, उसमें लिखा होगा द हिंदू के जो एडिटर का समूह है उन्होंने लिखा होगा। और साथ ही साथ जिन लोगों के पास किसी टॉपिक का स्पेशलाइजेशन होगा उनसे उन्होंने क्या किया होगा, लिखवाया होगा। लेकिन इसी के साथ एक और शब्द आपको समझना है। जैसे हमने एडिटोरियल समझ लिया, इसी तरह से उसको बोलते हैं ऑप एड, और उसका फुल फॉर्म होता है अपोजिट द एडिटोरियल पेज। अब यह क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा कि क्या हुआ, मान लीजिए द हिंदू की ही हम बात करते हैं, उसने कहा कि मुद्रा योजना काफी सक्सेसफुल रही, और पूरा जो एडिटोरियल समूह है अर्थात जो वो पेपर लिखता आया उसका भी मानना यही है। लेकिन मेरा जैसा व्यक्ति, मैं कहता हूं कि नहीं, मुद्रा योजना इतनी सफल नहीं रही जितना यह न्यूज़पेपर या जो यह एडिटोरियल जो उसके पक्ष में लिखा गया है यह बता रहा। मैं उनसे कह सकता हूं कि मुझे आप अपने पेपर में एक कॉलम दीजिए, मैं वहां पे लिखूंगा। तो जब वो मुझसे कहेंगे कि ठीक है आप लिख सकते हैं, तो देखिए उन्होंने क्या किया कि अपने पेपर में एडिटोरियल के पेज पर मुझे लिखने की इजाजत दी। अब मैं चाहूं तो उनके पक्ष में या विपक्ष में लिख सकता हूं। इसी को बोलते हैं ऑपेड। ऑपेड का मतलब क्या है कि वह खबरें, वह न्यूज, वह एडिटोरियल जो कि वहां के एडिटर समूह के द्वारा नहीं लिखा गया है बल्कि किसी बाहरी व्यक्ति ने लिखा है, जिसके अपने भी कुछ निजी विचार हो सकते हैं, और वह हो सकता है कि वह न्यूज़पेपर के अगेंस्ट में हो, अर्थात न्यूज़पेपर का किसी मुद्दे को देखने के नजरिए से वह अलग हो। तो इसको बोलते हैं ऑपेड। अब होता क्या है कि हर न्यूज़पेपर यह देखता है कि उसके पास जो जानकारी है उस जानकारी को कई तरीके से देखा जा सकता है। जैसे मैंने मुद्रा योजना में उनको लग सकता है कि हम चाहें तो अब एक पेज का या एक थोड़ा सा जगह किसी व्यक्ति को दे सकते हैं, और वह चाहे तो हमारे काउंटर में तर्क लिख सकता है। तो जब ऐसे ही स्पेस वह देते हैं उसी को बोलते हैं ऑपेड। कुल मिलाकर एडिटोरियल का जो पेज होता है ठीक इसी पेज की ही तरह या उसी पेज में जो जगह बाहर के लोगों को अपने विचार लिखने के लिए दिए जाते हैं, इन्हीं को बोलते हैं ऑपेड। इसीलिए आपने कई न्यूज़पेपरों में देखा होगा कि जब वह मान लीजिए द हिंदू में ही खबर निकली या कोई भी न्यूज़पेपर लेकिन उसमें आपने ब्रैकेट में दिखा होगा कि उसमें लिखा रहता है कि यह लेखक के निजी विचार हैं। अर्थात लेखक क्या है कि वह उनसे जुड़ा हुआ नहीं है। मान लीजिए मैं लेखक हूं और मुझे लगा कि हिंदू में मैं किसी चीज के या मान लीजिए
वर्तमान हम क्राइसिस पर लेकर बात करें तो मुझे लगता है कि सरकार ने इतना बड़ा जो पैकेज दिया है, इस पैकेज को सबसे पहले इस पे जिसका हक है वह माइग्रेंट्स लेबरर का है, अर्थात वह मजदूरों का है जो आज भी सड़क पर हैं। तो मैं क्या कर सकता हूं, अपने तर्कों के आधार पर मैं कहूं कि इस पैकेज को पहले घोषित किया जाना चाहिए था या इसका एक भाग तुरंत पहले ही रिजर्व कर दिया जाए मजदूरों के लिए। तो यह देखिए, मैंने जब उनसे कहा मैं लिखना चाहता हूं तो यह वहां के एडिटर का जो समूह है, द हिंदू का जो एडिटोरियल ग्रुप का हिस्सा देखने वाले लोग हैं, जो लेख लिखने वाले लोग हैं, मैं उसमें शामिल नहीं हूं। तो यह क्या कहलाएगा, ओफेड कहलाएगा। तो यही चीजें क्या होती हैं, लिखी जाती हैं। तो ओफेड को क्या समझना है, जब बाहर के लोगों के द्वारा अपने निजी विचार लिखने के लिए जो एडिटोरियल का पेज यूज होता है उसको हम ओफेड बोलते हैं। अब हुआ क्या है कि कोरोना वायरस के फैलने के कारण चीन की जो छवि हुई है काफी धूमिल हुई है। चीन को एक ऐसे देश के रूप में देखा जा रहा है जिसने कोरोना वायरस फैलाया है। अमेरिका बार बार कह रहा है कि यह जो है कि जो वायरस है चीन ने जानबूझकर इसको फैलने दिया, अन्यथा इसको रोका जा सकता था। तो इसमें क्या किया, चीन ने एक नया गेम खेला और नया गेम यह खेला कि उसने जो अपने यहाँ की इंटेलेक्चुअल वर्ग है, चाहे वो प्रशासक हो, कोई अधिकारी हो या कोई भी व्यक्ति जो लिख सकता है, उन्होंने क्या कहा कि आप अपने हर देश की मीडिया में अपने लेख लिखो। तो इंडिया के साथ साथ हर देश की मीडिया में इन लोगों ने लेख लिखने चालू कर दिए। तो यह जो लेख लिखे हैं ना, इन्हीं को बोलते हैं ऑपेड। अर्थात यह मान लीजिए इंडिया में मैं कहूं कि कोई चाइनीज व्यक्ति है, वह कह रहा है कि हमें द हिंदू में लेख लिखना है, तो वह जो लेख लिखेगा उसको हम क्या कहेंगे, ओफेड कहेंगे। वह एडिटोरियल से अलग है, ध्यान रखिएगा। कुल मिलाकर जब यह लेख लिखने प्रारंभ किए गए तो इस लेख में था क्या, इसमें यह कहा गया कि चीन सबसे अच्छा देश है। चीन ने जो अच्छी स्ट्रेटेजी अपना के कोरोना वायरस को हरा दिया है। चीन जो है कि एक महान देश है। चीन जो है कि किसी भी प्रकार के वायरस से लड़ने में सक्षम है। वह देशों की सहायता करना चाहता है और वर्तमान समय में जो देश चीन पर अंगुली उठा रहे हैं उनको नहीं उठाना चाहिए। इस समय कोरोना वायरस के समय सभी देशों को एकजुट होकर लड़ना चाहिए। अर्थात कुल मिलाकर एंटी जो चीनी बातें लिखी जा रही हैं तो उनको रोकना और चीन की महानता को सिद्ध करने का प्रयास इन लेखों में किया गया। अब ऐसा ही प्रयास यहां पर जो चीन के अधिकारी हैं, इंडियन मीडिया के संदर्भ में भी इन्होंने किया। प्रश्न आएगा कि क्या यह अलाउड होता है, तो जी हां, अलाउड होता है। हर देश में क्या होता है, आपने एक शब्द सुना होगा, एम्बेसी होती है। जैसे भारत की लगभग अधिकांश देशों में एम्बेसी है, ठीक अधिकांश देशों की, बड़े देशों की भारत में भी एम्बेसी है। अब इस एम्बेसी में जो लोग रहते हैं उनको जो डील करते हैं, जो लीड करते हैं, उनको बोलते हैं एम्बेसडर। तो एम्बेसडर चाहे तो किसी भी देश का एम्बेसडर जहां पर भी वो है उस देश की मीडिया में अपने लेख लिख सकता है। लेख क्या क्या लिखेगा, वह लिख सकता है कि किसी मुद्दे पर उस देश का विचार क्या है। फॉर एग्जाम्पल कोरोना वायरस को लेते हैं, या फिर चढ़ी कोरोना वायरस से अच्छा एग्जाम्पल होगा कि अभी चीन ने क्या किया था, हमारे सीमा का अतिक्रमण करने का प्रयास किया था, उसकी आर्मी हमारे यहां घुस आई थी। अब इसमें क्या कर सकता है, चीन का एम्बेसडर इंडिया के मीडिया में लिख सकता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया गया और चीन का पूरा स्टैंड यह है। तो देखिए, अब वह एम्बेसडर क्या कर रहा है, चीन की सरकार की तरफ से उसका पक्ष रख रहा है। और इसका उद्देश्य यह होता है कि किसी देश में किसी देश के खिलाफ भावनाएं ना भड़के। हो सकता है अगर चीन को लगता है कि उसने कुछ गलत ना किया हो तो वो क्या कर सकता है, इंडिया में लिख सकता है, और जब लोग न्यूज पढ़ेंगे तो उनको लगेगा कि ठीक है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं हुई। तो ठीक इसी प्रकार की आज़ादी हर देश में दी जाती है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यह जो आज़ादी दी जाती है हर देश में एक जैसी नहीं होती है। लेकिन कुल मिलाकर यह जो एम्बेसडर है या जो ये एम्बेसी के लोग हैं जो ये लेख लिखते हैं, इनको अभी हम किस शीर्षक में डालते हैं, ओपेड में डालते हैं, एडिटोरियल में नहीं डालते हैं। जैसे भारत में भी क्या है कि जो भी यहाँ पे एम्बेसी है, हमने उनको आज़ादी दे रखी है कि आप लिख सकते हो। हालांकि ये आज़ादी, ध्यान दीजिएगा, चीन जो है कि अपने देश में नहीं देता। अगर अर्थात चीन में जो इंडियन एम्बेसी है और जो वहाँ के एम्बेसडर हैं चीन में इस समय भारत के, वह चाहें कि चीन के अगेंस्ट में लिखें या फिर वो पाकिस्तान के अगेंस्ट में लिखें तो हो सकता है चीन अलाउ ना करे। लेकिन इंडिया में बैठा हुआ चीन का एम्बेसडर ऐसा लिख देता है और हम उसको कुछ नहीं कहते। इसके पीछे कारण ये कि हमने उनको बातचीत और लिखने की अर्थात अभिव्यक्ति की आज़ादी काफ़ी दे रखी है।
है। कुल मिलाकर इसका उद्देश्य यह होता है कि वह जो लोग हैं ऑफिशियल हैं एम्बेसी के, अपने देश के विचारों को रख सकें। लेकिन अभी क्या हुआ है, दरअसल अभी क्या हुआ है, पिछले 1.5 माह में से कम समय में 6 जो है कि ऐसे ही ओपेड लिखे गए, और यह जो ओपेड लिखे गए हैं इंडिया के सबसे फेमस न्यूज़पेपर में लिखे गए। इकोनॉमिक टाइम्स, द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस और जो है कि फ्री प्रेस जर्नल जैसे न्यूज़पेपर में लिखे गए। अब देखिए पिछले 1.5 माह में सिर्फ जो है कि 6 आपको एडिटोरियल लिखे, जबकि सामान्यतः एक देश के द्वारा जो एडिटोरियल लिखे जाने का अगर हम सीक्वेंसिंग देखेंगे, फ्रीक्वेंसी देखेंगे तो पता चलेगा 3 से 4 महीने में एक लेख लिखा जाता है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 1.5 माह में इनको 6 एडिटोरियल लिखने पड़ गए और आने वाले समय में और लिखे जा सकते। कारण यह है कि चीन की छवि जो खराब होती जा रही है उसको बचाना, और इसमें इन्होंने यही कहा कि कोरोना वायरस की बीमारी से जिस तरह से चीन ने लड़ा है वह जो है कि काफ़ी अच्छा है, और यह भी कहा कि जिस तरह से लोग प्रश्न कर रहे हैं और चीन को लेकर कि कोरोना वायरस यहीं सब फैलाया गया, यह गलत है और चीन की छवि को मैनेज करने का प्रयास इन ओपेड में किया गया। अब प्रश्न ये आएगा कि क्या इससे कोई दिक्कत है? हाँ, दिक्कत है। दिक्कत ये है कि आप एक स्पेस चीज समझिए कि हमारे देश की मीडिया और हमारे देश की मीडिया में अगर चीन अपने विचारों को अपने तरह से देखते हुए लिखता है तो क्या हमें सही सूचनाएं मिल पाएंगी? नहीं मिल पाएंगे। और ऐसा ही होता है, अगर हम चीन के जो ओपेड दो देखते हैं उनको हम देखें तो आपको पता चलेगा इसमें एक तरफा बात की जाती है, अर्थात उनको जो सही लगता है वो पूरा वही लिखते हैं। उनका उद्देश्य तार्किक रूप से वाद विवाद और तर्क नहीं रखना होता है, उनका उद्देश्य ये होता है कि अपने मैसेज को पहुंचाना। तो वह क्या कर रहे हैं, इंडिया के मीडिया में क्या कर रहे हैं, लेख लिखकर क्या कर रहे हैं, अपने विचार फैला रहे हैं। फिर कहेंगे कि इंडिया की मीडिया ने अलाउ क्यों किया, उनको नहीं करना चाहिए। इसके पीछे कारण यह है कि क्या होता है कि जो ये ओपेड होते हैं इसके लिए जो है कि कई बार न्यूज़पेपर भुगतान भी लेते हैं। मान लीजिए मुझे लगता है कि मैं क्या करता हूं, कोई एनजीओ चलाता हूं, ठीक है, और एनजीओ का प्रचार मुझे करना है। एनजीओ के प्रचार करने के लिए मुझे लगता है कि मैं मान लीजिए सेव नेचर अर्थात प्रकृति को बचाने का एक मैं आंदोलन, एक एनजीओ चलाता हूं, और मुझे लगता है कि मैं अगर क्या करूं, द हिंदू के एडिटोरियल पर अच्छा लेख लिख दूं और मैं अपने आंदोलन या अपने एनजीओ के विषय में बताऊं तो लोग प्रभावित हो। तो कई बार हो सकता है न्यूज़पेपर इसको ना छापे, लेकिन वो कहता है कि ठीक है, आप अगर हमको आपको 1 पेज 1.5 पेज जितना चाहिए आप उसकी रकम हमको दे दीजिए तो हम आपको लिखने देंगे। तो क्या होता है, रकम दी जाती है। तो जैसे आप ऐड देते हैं ठीक इसी तरह से सूचनाओं के लिए भी, जगह के लिए भी क्या होता है, पेपर को, न्यूज़पेपर को काफ़ी बड़ी रकम मिलती है, और यही जो रकम होती है ना पेपर को जो है कि चलाने के लिए जरूरी होती है। अदरवाइज आप सोचिए कि आप द हिंदू 10 रुपए में अगर पढ़ लेते हैं, कितना मैटर है, कितना ज़्यादा पेज है, पॉसिबल नहीं था। तो मीडिया, हर देश की मीडिया इसी तरह से काम करती, इंडियन मीडिया का कुछ इसमें है नहीं। लेकिन आपत्ति यहाँ पे यह है कि चीन ने जो आक्रामक नीति अपनाई लेख लिखने की, चलिए मान लीजिए फ्रीक्वेंसी सिर्फ नहीं ज़्यादा है, इसमें क्या होता है कि कई बार ऐसे लेख लिखे जाते हैं जो कि यहाँ के इंडिया के नेताओं के ही खिलाफ होते हैं या हमारी संप्रभुता के भी कई बार खिलाफ हो जाते हैं। जैसे कई बार हम लोगों ने ऐसे जो ओपेड देखा है, ऐसे लेख देखा है जो कि मान लीजिए कोई अरुणाचल प्रदेश में विजिट करने गया, जैसे हमारे रक्षा मंत्री गए या कोई जो है कि और मंत्री जाते हैं, तो तुरंत जो है कि चीन के अधिकारी लेख लिखते हैं, वो कहते हैं कि नहीं यह ठीक नहीं है क्योंकि यह विवादित क्षेत्र है। उनसे यह पूछा जाना चाहिए कि विवादित क्षेत्र आप मानते हो ना, हमारे हिसाब से तो विवादित नहीं है, हम तो अपने क्षेत्र को अपना मानते हैं, तो आप इसको। तो कई बार क्या होता है, इनके जो लेख होते हैं वह क्या करते हैं, हमारी एकता अखंडता के लिए भी चुनौती उत्पन्न करते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे लेख भी हमें देखने को मिल जाए। और क्या होता है, जब भी कोई विवाद बढ़ता है, मान लीजिए किसी अधिकारी ने ऐसा लिखा कि जो है कि मुख्यमंत्री या किसी प्रधानमंत्री, किसी मंत्री को किसी ऐसे क्षेत्र में नहीं जाना चाहिए जिससे इंडिया और चीन का विवाद हो, जिस क्षेत्र को लेकर तुरंत जैसे ही क्या होता है, भारतीय सरकार जो है कि थोड़ा सा सख्ती दिखाती है, यह लोग कह देते हैं जिन लोगों ने लेख लिखा है कि ये नहीं, ये हमारी
सरकार के विचार नहीं है, ये हमारे निजी विचार है। अर्थात धूर्तता जो है कि क्या है, एकदम अंदर तक भरी है कि पहले तो आप चीजों को लिख दो और उसके बाद जब कोई बात बढ़े तो क्या करें, अपने ऊपर ले लो। आप ध्यान दीजिए कि जो मैं ये सब चीज कह रहा हूं, ये चीन में इंडिया के लोग नहीं कर सकते। वहां बहुत ज्यादा सेंसर यूज होता है, आपको लिखने से पहले कई फिल्टर उसके होते हैं। लेकिन इंडिया में क्या है, हमने अभिव्यक्ति की आजादी दे रखी है और इसका कई बार जो है कि फायदा उठाया जाता है। एक चीज और देखने को मिला है कि अभी क्या हुआ है, ये तो चलिए हमने कहा, आप समझ सकते हो कि लेख के माध्यम से वो कितना कुछ करेंगे, लेकिन फिर भी लेख जो होते हैं वो क्या होते हैं, काफी बहुत बड़ा प्रभावी एक तरीका होता है किसी देश के विषय में जनमत को डिसाइड करना। अभी देखिए एक और घटनाक्रम, ये तो चलिए ठीक है, ओपेड की बात चल रही थी। अब इसमें क्या हुआ, चीन जो एम्बेसी है उसके जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने भारतीय मीडिया से अपील की है कि वह वन चाइना पॉलिसी को स्वीकार करें। अर्थात ये साफ साफ उनसे अपील जरूर की गई है, लेकिन इसका जो लैंग्वेज हो आपको देख के लगेगा कुछ कहा जा रहा है कि जो इंडिया की मीडिया है वन चाइना पॉलिसी को स्वीकार करें। प्रश्न आएगा इसका मतलब क्या है। ये देखिए, पहले एक आप देखिए, एक चीन लिखा दिखाई दे रहा है, एक ताइवान लिखा दिखाई दे। तो आपको पता है कि जो ताइवान है, इस ताइवान को चीन अपना क्या मानता है, एक प्रांत की तरह हिस्सा मानता है। लेकिन आज भी हम लोगों को चीन का इतिहास पता है और ये ताइवान पर जो लोग हैं ये भी अपने आप को क्या कहते हैं, चीन के ही नाम से संबोधित करते हैं। और दरअसल कई बार कई देश ये भी कहते हैं कि जो ताइवान के लोग हैं वही क्या है, एक्चुअल में चाइना है। खैर इस पर काफी एक डिबेट है, लेकिन यह जो कह रहे हैं कि वन चाइना पॉलिसी, वह इसलिए कह रहे हैं अपनाने के लिए क्योंकि इंडियन मीडिया में ताइवान को एक देश के रूप में दिखाया जाता है और जबकि चाइना इसको स्वीकार नहीं कहा जाता। इन्होंने कहा ताइवान के संदर्भ में भारतीय मीडिया, इन्होंने कहा है चीन के जो प्रवक्ता, इन्होंने कहा है कि ताइवान के संदर्भ में भारतीय मीडिया को वही स्टैंड रखना चाहिए जो भारत के साथ साथ विश्व के अन्य देश रखते हैं। तो पहली बात तो है कि इंडिया की मीडिया भारत सरकार से ही सहमति रखने के लिए बाध्य नहीं है। दूसरी चीज ये है कि जो विश्व पूरा देखता है, जरूरी नहीं है कि हमारे यहाँ की इंडियन मीडिया भी उसी एंगल से देखे। तब जबकि वह चीज क्या है, विवादित है। तो कुल मिलाकर जो हम ताइवान को एक देश के रूप में इंडिया की मीडिया प्रमोट कर देती है कई बार, उसी को लेकर इन्होंने क्या किया है, विरोध प्रदर्शित किया। तो आपको अब देख के लग रहा होगा कि यह तो क्या है कि हम जो बोल रहे हैं हमें बोलने दो, हम तुमको अपने देश में एडिटोरियल लिखकर बोलने दे रहे हैं और तुम हमसे बता रहे हो हमारे देश में कि हमें क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं चाहिए। हुआ क्या है हाल के समय में कि चीन के प्रति अनेक जो है कि ऐसे आंदोलन ताइवान में हुए और इन आंदोलनों को कवर किया गया है इंडियन मीडिया के द्वारा। साथ ही साथ अभी क्या हो रहा है, ताइवान वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो कि 18 मई को होने वाली है उसमें शामिल होना चाहता है। और जो ये शामिल होना चाहता है ताइवान, इसके पक्ष में इंडिया की मीडिया ने खूब लिखा है। अब इससे क्या हुआ कि जो है कि चीन तिलमिला गया, उसको लगा कि यह तो अगर ताइवान भी उसमें शामिल होगा, इसका मतलब क्या है कि चूंकि यह जो आपका वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है, यह क्या है, वह असेंबली है जो WHO को चलाती है। हर साल इस असेंबली का आयोजन होता है जिसमें WHO अपनी बात रखता है, आने वाले समय में महामारियों से कैसे निपटना है, इन सभी चीजों को रखता है। और उसमें ताइवान का शामिल होना मतलब क्या है कि ताइवान को एक देश के रूप में स्वीकार करना है। इसलिए जो कि चीन के प्रवक्ता ने कहा कि मत कीजिए ऐसा, आप वन चाइना पॉलिसी अर्थात चीन एक है उसको स्वीकार कीजिए। हालांकि यहाँ पर इंडिया की मीडिया ने इसको पूरी सिरे से नकार दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से आप हमारे देश में बोल रहे हो वह बड़ी बात है, हम जो है कि बोलने की हमारे पास आज़ादी है और हम ऐसा बोलने वाले अकेले नहीं हैं। पश्चिम की मीडिया पूरा इस पर लगी हुई है कि किसी भी तरह से ताइवान को इस असेंबली में क्या किया, शामिल किया जाए। किसके, WHO का जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है। और जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है इसमें भारत के साथ 194 देश इसके जो सदस्य देश हैं और
ताइवान इसमें सदस्य देश नहीं, पर्यवेक्षक ऑब्जर्वर स्टेट के रूप में शामिल होना चाहता है। और ऐसा नहीं है पहली बार हो रहा है, 2009 से लेकर 2017 तक वह इसमें पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में शामिल भी था, लेकिन उसके बाद चीन ने अपने प्रभाव से इसको बाहर करवा दिया। लेकिन जिस तरह से एंटी चाइनीज जो है कि पूरे विश्व में भावनाएं भड़की हैं, उसका जो है कि ताइवान भी फायदा उठाना चाहता है और पश्चिम के देश भी चीन को संतुलित करने के लिए ताइवान को भी अब लाना चाहते हैं। इसीलिए जो वर्ल्ड के न्यूज में काफी इसको लिखा जा रहा है, इंडिया भी लिख रहे हैं। तो जिस तरह से उन्होंने इंडिया के मीडिया को अपील की है, पूरे विश्व की मीडिया से भी ऐसा कहा है। अब ये देखना होगा वर्ल्ड की मीडिया इसको कैसे लेती है। इंडिया की मीडिया ने इसको सिरे से नकार दिया है। हाल ही में देखिए, आपको पता है कि एक समूह है फाइव आइज, यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का। इन्होंने यह कहा कि हम इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं वुहान में जाकर, लेकिन चीन ने इसको क्या कर दिया, डिनाई कर दिया। जब इन्होंने इसको डिनाई कर दिया तो अब यह जो है कि फाइव आइज के देश हैं, ये इन्होंने आक्रामक रूप अपना लिया है और उन्होंने कहा है कि नहीं, हम ऐसा करेंगे। और यही क्या करते हैं, WHO का जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है, इसमें ताइवान को लाने का प्रयास कर रहे हैं और इसका समर्थन इंडियन मीडिया करती है, जिसको रोकने का प्रयास चीन की प्रवक्ता के द्वारा किया जाए। अब देखना यह होगा कि 18 मई तक और कौन कौन से इनके प्रयास होते हैं। खैर, उनको हम आगे डिस्कस करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा एक चीज़ और, कि हमें थोड़ा सा यहाँ पर चीन को समझने की ज़रूरत है कि जब भी हम जम्मू कश्मीर में कुछ में परिवर्तन करते हैं, वो तुरंत क्या होते हैं, पाकिस्तान का पक्ष ले लेते हैं, उसके पक्ष में जो है कि लेख लिखे जाते हैं। तो जो चीज़ हमें जेन्युइन लगती है और जो न सिर्फ हमें जेन्युइन लगती है बल्कि जिसके लिए हमारे पास तथ्य हैं, हम उनको क्यों ना लिखें। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इंडिया की जो मीडिया ने अच्छा काउंटर किया है और उसी से जुड़ा था ये टॉपिक। गाइस, होप आप समझ पाए होंगे कि किस तरह से हस्तक्षेप करने का प्रयास किया जाए। अब जो दूसरा टॉपिक है वह है मिशन सागर। इसको थोड़ा सा संक्षेप में रखेंगे जिससे वीडियो बड़ा ना हो जाए, लेकिन पॉइंट्स सब हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए, आप एक बार इंडिया की लोकेशन देख लीजिए और उसके अगर थोड़ा सा आप दक्षिण की ओर बढ़िए तो आपको एक देश दिखाई देगा मालदीव, उसके बाद सेशल दिखाई देगा और उसके बाद यहीं पर जो है कि आपको यह जो मेडागास्कर के नॉर्थ में कॉमोरोस दिखाई देगा, मॉरिशस दिखाई देगा, मेडागास्कर दिखाई दे। मैं कॉमोरोस की भी आपको जो है कि लोकेशन दिखा देता हूँ। ये देखिए, आपको यह फिर से वही मैप दिखाई दे रहा है इंडियन ओशन का, और इसमें आप ये देखिए कॉमोरोस का यह जो क्षेत्र है यह आपको दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर यह जो जितने नाम मैंने आपको बताए यह अभी यूज होंगे, कौन से, मालदीव, सेशल, कॉमोरोस, मेडागास्कर, मॉरिशस, ये सभी शब्द यूज होंगे। और इनकी लोकेशन देख लीजिए, इंडियन ओशन में है। और इंडियन ओशन में कहाँ पर वे हैं, अगर आप इंडियन ओशन को पूर्व और पश्चिम में डिवाइड करें तो सामान्यतः यह पश्चिम में आपको दिखाई देंगे। पूर्व का जो क्षेत्र है यह आपका, यह जो क्षेत्र है इंडोनेशिया वाला, आप ये देख पा रहे होंगे, यह जो क्षेत्र है इंडोनेशिया वाला, ये पूरब का क्षेत्र है। अब आइए थोड़ा सा इंडियन ओशन की कुछ विशेषताओं को जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है उनको बताते हुए मैं इस टॉपिक को जोड़ता हूं। हिंद महासागर आपको पता है दुनिया के एकमात्र महासागर है जिसका नाम किसी देश अर्थात जैसे हिंदुस्तान के नाम पर पड़ा है। ये जो है कि तीसरा सबसे बड़ा महासागर है जिसमें टोटल वर्ल्ड का लगभग 20% जल समाहित होता है। इसकी जो उत्तरी सीमा निर्धारित होती है वह फारस की खाड़ी जो ईरान के पास आपको दिखाई देगी, और वो 30 डिग्री लेटीट्यूड अर्थात 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश द्वारा इसकी जो है कि उत्तरी सीमा निर्धारित होती है। इस महासागर में अनेक द्वीप हैं, जैसे मेडागास्कर जो कि वर्ल्ड का 4th सबसे बड़ा जो है कि आइलैंड है, द्वीप है, रियूनियन, कोमोरोस, सेशल, मालदीव, मॉरिशस। और इस महासागर की जो पूर्वी सीमा निर्धारित होती है वह किसके द्वारा होती है, इंडोनेशिया के द्वीप समूह से। इस महासागर में स्थित जो द्वीप हैं वह अपनी जो आजीविका है या जो अपनी GDP है वह दो मुख्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं। पहला है पर्यटन और दूसरा है जो बागानी कृषि होती है उनके द्वारा। तो यहाँ पर आपको कई प्रकार के जो है कि बागानी कृषि मिल जाएंगे। लेकिन हुआ क्या है, इस समय लॉकडाउन के कारण जो है कि ना तो यहाँ पे पर्यटन हो रहा है और ना ही इनका जो कृषि उत्पाद है वर्ल्ड तक पहुँच पा रहा है। इसके कारण क्या है, काफ़ी क्राइसिस का सामना कर रहे हैं। और जब भी ऐसी किसी भी क्राइसिस का सामना करते हैं, जैसे कई बार यहाँ पर चूंकि ये जो लोकेशन मैंने आपको इसीलिए दिखाई, इस क्षेत्र में कई बार चक्रवात आते हैं, कई बार जो है कि बहुत ज़्यादा वर्षा हो जाती है, बाढ़ आ जाते हैं, और कई बार किसी भी प्रकार की जब दुर्घटना होती है, प्राकृतिक आपदा आती है, तो भारत क्या होता है, बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेता है। और वह हिस्सा इसलिए लेता
सकता है, क्योंकि ये जितने द्वीपीय क्षेत्र बताए इन सभी द्वीपीय क्षेत्रों में भारत के लोगों की बहुत बड़ी संख्या निवास करती है और साथ ही साथ इन द्वीपों का जो भारत पर भरोसा है वह काफ़ी ज़्यादा है। इसी के कारण भारत हमेशा ऐसे द्वीपों को अपने पक्ष में रखना चाहता है, जिससे क्या है यह आने वाले समय में चीन के खिलाफ न सिर्फ इनका उपयोग को रोक सके बल्कि साथ ही साथ चीन को काउंटर करने में यह इसका प्रयोग कर सके। कुल मिलाकर यहाँ पर जो है कि चीन को काउंटर करने के साथ साथ इन देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाकर भारत जो है कि क्या करता है, अपनी छवि को इंडियन ओशन में काफ़ी मजबूत के रूप में दिखाता है। अभी हाल के समय में यहाँ पर क्या हुआ है कि कोरोना वायरस के केसेस यहाँ पर भी अब बढ़ने लगे। बहुत ज़्यादा केसेस नहीं है लेकिन फिर भी केसेस बढ़ रहे हैं। अब देखिए एक द्वीप है और उसकी आय का स्रोत है वह सिर्फ और सिर्फ क्या पर्यटन है। अगर वह ऐसा फिर कुछ होने लगता है तो आप समझ सकते हैं कितनी चुनौती होगी। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यह जो आइलैंड वाले देश हैं इन देशों ने भारत से मदद मांगी और मदद के लिए 10 मई 2020 को रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय ने आपसी सहयोग से एक मिशन स्टार्ट किया जिसका नाम है मिशन सागर को प्रारंभ किया। हालांकि एक ध्यान दीजिएगा, ये जो मिशन सागर है ना, इसको मिशन सागर अब भले ही कहा जा रहा है लेकिन जो सागर शब्द है ये सागर शब्द पहले यूज किया जा चुका है। मैं बताऊंगा कहाँ। अब देखिए हुआ क्या, इस मिशन के द्वारा मालदीव, मॉरिशस, मेडागास्कर, सेशल्स और कोमोरोस को खाद्य सामग्री, आवश्यक वस्तुएं, आयुर्वेदिक और एलोपैथिक दवाएं, चिकित्सक दल जो है कि पहुंचाए जाएंगे। और यह इसलिए जरूरी हो गया था क्योंकि वहां पर क्या है कि मानसून की एक्टिविटी के कारण, वहां पर वर्षा के कारण और वहां पर जल जनित बीमारियों के कारण मलेरिया और डेंगू के केसेस बढ़ रहे थे। इसके लिए जरूरी था हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन मेडिसिन, यह भी भेजा गया है। और साथ ही साथ चूंकि इनके आय का जो प्रमुख स्रोत था वो प्रभावित हो चुका है, इसके कारण क्या किया गया, यह सामग्री भेजी गई। तो इनको हम 600 टन लगभग खाद्य सामग्री पहुंचाने के लिए हमने जिम्मेदारी दी है एक जहाज को जिसका नाम है INS केसरी। ये देख लीजिए INS केसरी है और ये दूसरा INS केसरी जो कि वहां की रेस जाता हुआ। अब हुआ क्या है कि जो मिशन चलाया गया है, जैसे कि मैंने कहा, इस मिशन को वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री की जो सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन अर्थात सागर के अनुरूप इसको रखा गया है। ये जो हमने सागर मिशन चलाया था, उद्देश्य यह था जो समुद्री हमारे पड़ोसी देश हैं उनको आर्थिक सहयोग देना, उनके साथ सूचना का आदान प्रदान करना, बुनियादी सुविधाओं का निर्माण करना, कोस्टल एरिया की निगरानी करना और उनको जब भी कोई आपदा आती है तो उनकी क्षमताओं को मजबूत करना, सहयोग करना। तो ठीक इसी प्रकार की कंडीशन अब क्रिएट हुई है और उसी के अनुरूप भारत ने क्या किया, ये कदम उठाया। अब देखिए होता क्या है कि इन सहयोगों से क्या होता है, इन देशों के साथ हमारे संबंध बहुत मजबूत होते हैं और भारत ने अपने कई नौसैनिक बेस इन देशों में बना रखे। कहाँ कहाँ बना रखे वो हम कभी बाद में बात करेंगे। तो इसके वजह से क्या होता है कि जो नौसैनिक बेस इन्होंने बना रखे हैं, इस नौसैनिक बेस से क्या होता है, हम कंट्रोल कर पाते हैं इंडियन ओशन को, क्योंकि इंडियन ओशन में हमारा जो व्यापार चाहे अमेरिका के साथ हो, चाहे अफ्रीका कॉन्टिनेंट के साथ हो या लैटिन अमेरिका के साथ हो, हम इन देशों के साथ जब व्यापार करते हैं तो उसका उद्देश्य क्या होता है कि हमें कहीं ना कहीं आर्थिक जो है कि लाभ लेना है। लेकिन आर्थिक लाभ लेने के लिए जरूरी है कि जो हमारा समुद्री व्यापार है वो स्थिर और शांतिपूर्ण तरीके से हो सके। और आपने इन क्षेत्रों में चीन की एक्टिविटी और साथ ही साथ यहाँ जो अफ्रीका में जो ऐसे जो समुद्री लुटेरे हैं उनके प्रभाव को देखा होगा। तो इनसे निपटने के लिए क्या होते हैं, काफ़ी सहयोग हमको देते हैं और इन छोटे मोटे सहयोगों से हम इन्हें भारत के साथ रोके रखते हैं। अब आइए हमारा जो तीसरा टॉपिक है वह है सुंदरबन जो है कि पर्यावरण पारिस्थितिकी। इसको थोड़ा सा हेडिंग नहीं है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। कोयला जो है कि हमारे यहाँ जो विद्युत निर्माण में क्या होता है, काफ़ी हेल्पफुल होता है। अगर आप देखें कि आप देखें ऊर्जा की आपकी आवश्यकताएं कितनी किस क्षेत्र से या किस चीज़ से पूरी होती हैं, तो उसमें आपको जो पहला स्रोत मिलेगा वह मिलेगा कोयला। अर्थात कोयला के द्वारा न सिर्फ हम थर्मल एनर्जी अर्थात बिजली का उत्पादन करते हैं, बल्कि इनका कई प्रकार से हम फैक्ट्री को चलाने में और अनेक कार्यों में करते हैं। तो जब हम कोयला का यूज करते हैं तो इस
इससे जो राख निकलती है इसको बोलते हैं फ्लाई ऐश। तो जब फ्लाई ऐश यह जो निकलता है यह क्या हुआ, एक तो यह एक अगर हम इसको देखें तो यह बिल्कुल खराब बाई प्रोडक्ट है कोयले का, जो कि अब किसी यूज में नहीं सकता। लेकिन अब क्या होता है, इसका कई प्रकार प्रयोग होता है। इसका सीमेंट के निर्माण में इसका प्रयोग होता है, सड़क के गड्ढों को भरने में इसका प्रयोग होता है, इससे ईंटें बनाई जाती हैं, अर्थात कई प्रकार के तत्व बनाए जाते हैं। प्रश्न आएगा कि टॉपिक कौन सा है, टॉपिक है सुंदरवन वाला, थोड़ा सा धैर्य रखिए अभी पूरा जुड़ जाए। तो होता क्या है कि इंडिया में ये जो फ्लाई ऐश होता है अर्थात कोयले से जो यह बाई प्रोडक्ट निकलता है, इसको जो है कि इस फ्लाई ऐश को नाव अर्थात जो है कि जो स्टीमर और नाव होती हैं बड़ी बड़ी पानी की, उनके माध्यम से बांग्लादेश कई लोग ले जाते हैं। इसका उद्देश्य क्या करते हैं, ले जाकर वहाँ पे अपनी सड़कों को बनाते हैं, ईंट बनाते हैं और साथ ही साथ वहाँ पर सीमेंट बनाया जाता है इनसे। और इसके लिए क्या करते हैं, नाव का सहारा लेते हैं। नाव का सहारा लेने के लिए यह दो प्रमुख नदियों का यूज करते हैं, और भी नदियाँ, लेकिन और जो प्रमुख नदियाँ हैं वह है हुगली नदी और मूरी गंगा। जो हुगली नदी है ये आपको पता है गंगा की एक वितरिका है। वितरिका का मतलब ये समझिए कि आपने देखा होगा जब कोई नदी क्या होता है कि किसी डेल्टाई क्षेत्र में या सागर के पास पहुंचती है तो कई शाखाओं में विभाजित हो जाती है। तो जो कई शाखाओं में वो विभाजित हो जाती है इसी को बोलते हैं वितरिका। एक घरेलू एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। आप क्या करिए, एक गिलास पानी लीजिए, उसको गिरा दीजिए, तो आप देखिए एक प्रमुख धारा के अलावा कई छोटी छोटी धाराएं पानी की फर्श पर आपको बहने लगेंगे। तो मुख्य धारा के अलावा जो छोटी छोटी धाराएं मुख्य धारा से निकल गई इन्हीं को बोलते हैं वितरिका। तो हुगली क्या है, गंगा की एक वितरिका है जो कोलकाता से लगभग 200 किलोमीटर उत्तर गंगा से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और जो मूरी गंगा है वह हुगली की क्या है, सहायक है। और इन दोनों नदियों का जो संबंध है वह संबंध है सुंदरबन के डेल्टा। सुंदरबन का डेल्टा जो पश्चिम बंगाल का जो डेल्टा वाला क्षेत्र है, कोस्टल वाला क्षेत्र है, वहां पर सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं जो कि एक मैंग्रोव की प्रजाति है, इन्हीं को बोलते हैं सुंदरी वन। और इन्हीं डेल्टा में ये नदियां प्रवाहित होती हैं। अभी हाल ही में क्या हुआ है कि ऐसे ही फ्लाई ऐश से लदी दो नौकाएं जो है कि दुर्घटनाग्रस्त हो गई और फिर वह क्या हुई, उसी नदी में डूब गई। और उस पर लदा हुआ था इसी यही फ्लाई ऐश अर्थात जो कोयले का जला हुआ भाग था। इसको लेकर पर्यावरण विशेषज्ञों ने कहा है कि काफी घातक है। अब देख लीजिए ये रहा आपका सुंदरबन, आप देख सकते हैं घने वृक्ष और उसमें से छोटी छोटी यह नदियां, और ये काफी जो है कि अच्छा माना जाता है। यह दुनिया के सर्वाधिक जैव विविधता वाले क्षेत्रों में से एक माना जाता है। आपको आई होप पता हो। ये देखिए कितना प्यारा आपका एक जो दिखाई दे रहा है सुंदरबन डेल्टा, अर्थात यह जो सुंदरबन डेल्टा है इसमें नदियां, इसमें जंगल, इसमें हजारों लाखों प्रकार के जीव आपको देखने को मिल जाएंगे, अर्थात यह प्रकृति को देखने का सबसे अच्छा स्थान। तो होता क्या है कि यह जो फ्लाई ऐश जो है कि डूब गया, यह जो पानी नाव डूबने से पानी में फैल गया, यह होता क्या है, इसमें कई प्रकार के ऐसे तत्व होते हैं जो पर्यावरण के लिए नुकसानदेह होते हैं। इसमें सीसा होता है, क्रोमियम होता है, मैग्नीशियम होता है, आर्सेनिक होता है, जस्ता होता है और कई प्रकार के विषैले तत्व होते हैं। जब ये सब पानी में घुल जाएंगे तो इनका प्रभाव ना सिर्फ यहाँ के जंतुओं पर पड़ेगा बल्कि पौधों पर ही पड़ता है। आपने देखा होगा जब क्या होता है कि किसी स्थान पर कोई पेड़ लगा है, वहाँ पर कुछ प्रदूषक तत्व आ जाते हैं, पानी प्रदूषित होता है, तो वह क्या होता है, वहाँ के जो तत्व हैं वह फैल जाते हैं, पौधों को सुखा देते हैं, या फिर जो उसमें जीव हैं वो प्रभावित हो जाते हैं। तो इस क्षेत्र में क्या है, बड़ी संख्या जो है कि जनसंख्या क्या करती है, अपनी खाद्य सामग्री के लिए मछली का उपयोग करती है। मछली कहाँ होती है, इसी पानी में होते हैं। और क्या होता है, जब ये विषैले तत्व इसमें बिखर गए हैं तो इसको लेकर कहा जा रहा है कि आने वाले समय में जो यहाँ पे जीव हैं उनको नुकसान पहुंचाया जा सकता है। प्रश्न आएगा सिर्फ दो नाव की बात है, नहीं, दो नाव की बात नहीं, आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। और जो बांग्लादेश के जो नाविक जो यह जहाज़ों का प्रयोग करते हैं, नावों का प्रयोग करते हैं फ्लाई ऐश के लिए, वो सभी पुराने होते हैं। तो सरकार को इसलिए इस पर कहना पड़ा है लोगों के द्वारा कि आप एक गाइडलाइन जारी करिए
कि जो बांग्लादेश के लोग फ्लाई ऐश ले जाते हैं इन प्रकार की नावों को ना ले जाएं, क्योंकि यह जो विषैले तत्व अगर पानी में घुल गए तो इनका काफ़ी जो है कि घातक प्रभाव पड़ेगा। आपने देखा होगा आर्सेनिक की वजह से, क्रोमियम की वजह से, पारा की वजह से, कई तत्वों की वजह से क्या होता है, पानी विषैला हो जाता है और लोगों में कई प्रकार की घातक बीमारियां जन्म ले लेती हैं और इन बीमारियों का फिर क्या खामियाजा देश को भुगतना पड़ता है। तो कहा यह जा रहा है कि जब प्रकृति लॉकडाउन में अपने आप को मैनेज करने का प्रयास कर रही है तो हमें आने वाले समय में इन प्रकार की गतिविधियों को भी इसे क्या होगा, रोकना होगा। तो स्टूडेंट, आई होप आप इन तीनों टॉपिक को समझ पाए होंगे। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।